हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पर परागण की विधियाँ। इससे पहले की वीडियो हमने परागण और परागण कितने प्रकार का होता है उस बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि परागण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और दूसरा कौन सा ध्यान रखना है पर परागण। स्वपरागण में हमने दो प्रकार पढ़े थे, एक तो आपको ध्यान रखना स्वयुग्मन या ऑटोगेमी, दूसरा हमें ध्यान रखना सजात पुष्पी परागण। तो ये दो प्रकार का परागण हमने पढ़ा था। और स्वपरागण में आप ध्यान देंगे तो स्वयुग्मन में एक ही पुष्प के परागकण होते हैं, उसी पुष्पी वर्तिका पर पहुंचेंगे, जबकि आपको ध्यान रखना है कि जो सजात पुष्पी परागण होते हैं उसके अंदर एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया संपन्न होती है। फिर उसके बाद में हमने देखा था पर परागण के बारे में, और पर परागण होता है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इस प्रकार के परागण में किसी बाह्य साधन की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से परागकण होंगे वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर स्थानांतरित होते हैं। यानी परागकण होंगे वे परागकण एक पौधे के परागकोश से मुक्त होकर के और दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए कोई न कोई साधन की आवश्यकता होगी, और उन्हीं साधनों के बारे में हम आज बात करेंगे कि इनके लिए कौन कौन से साधनों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि पर परागण के लिए हमें कौन से साधन की आवश्यकता होती है और वे साधन कौन कौन से होते हैं। तो आप देखेंगे कि पर परागण में परागकणों के स्थानांतरण के लिए कोई न कोई विभिन्न प्रकार के बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है, और यही बाह्य साधन होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ तो ये बाह्य साधन होंगे ये जैविक प्रकार के हो सकते हैं जैसे वायु और जल होते हैं, सॉरी अजैविक प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कौन से प्रकार के हो सकते हैं, जैविक प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें आप ध्यान देंगे कीट है, पक्षी और चमगादड़, ये आप ध्यान देंगे तो जैविक साधन होंगे, जबकि दूसरे आपको ध्यान रखना है कौन से साधन होंगे अजैविक साधन। तो दो प्रकार के एजेंट्स हो सकते हैं, एक अबायोटिक एजेंट्स जिसमें हम वायु और जल के बारे में देखेंगे, दूसरे आप ध्यान देंगे जैविक साधन जिसमें कीट, पक्षी, चमगादड़ इत्यादि होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ घोंगे वगैरह भी इसमें सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है कि पर परागण होता है वह किन विधियों के माध्यम से होता है, उनके साधन कौन कौन से होते हैं। तो पर परागण की निम्न जो साधन है उन साधनों के आधार पर परागण है उनको निम्न प्रकारों में बांटा गया है, वो हमें ध्यान रखना है। मुख्य रूप से हम 5 प्रकार इसमें देखेंगे। सबसे पहला प्रकार है वो है वायु परागण या जिसे हम एनेमोफिली कहेंगे। तो इस प्रकार से एनेमोफिली या वायु परागण होता है, उसमें आप क्या ध्यान देंगे कि जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है, जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहा जाता है। तो उसे हम वायु परागण कहा जाता है। यानी जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प में परागकण होंगे उनका स्थानांतरण होता है, उनमें माध्यम होता है, वह एयर होती है, वायु होती हैं, तो इस प्रकार की जो परागण होगा उसे हम क्या कहेंगे, वायु परागण कहा जाता है। ध्यान दें वायु परागण करने वाले जो परागकण होते हैं उन परागकणों में कुछ विशेष अनुकूलताएं होती हैं जिसके कारण से वायु परागण करते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि वायु परागण में जो परागकण होते हैं, वायु परागण में जो परागकण होते हैं उन परागकणों की निम्न विशेषताएं होती हैं। परागकण होते हैं उन परागकणों में निम्न विशेषताएं होती हैं। परागकण होते हैं ये परागकण कैसे होते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि इस प्रकार के परागकण होंगे वे परागकण, इस प्रकार के परागकण होते हैं वे परागकण हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, जिसके कारण से हवा में आसानी से उड़ सके। तो हल्के होंगे और कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और आप ध्यान देंगे तो किस प्रकार के होते हैं, शुष्क होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। एवं आप ध्यान देंगे तो चिकने होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, तो वायु परागण करने वाले परागकण। यानी इस प्रकार के परागकण होते हैं वे हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं और चिकने होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं किसकी ध्यान रखनी है, जो वायु परागण करते हैं उन परागकणों की विशेषताएं ध्यान रखनी है। साथ ही वायु परागित पुष्पों की वर्तिकाग्र होती है, वो भी किस प्रकार की होती है, थोड़ी विशेष प्रकार की होती है। वायु परागित पुष्पों की वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र में भी क्या पाई जाती है, अनुकूलताएं पाई जाती हैं। तो वर्तिकाग्र में भी क्या पाई जाती है, अनुकूलताएं पाई जाती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और ये अनुकूलताएं किस प्रकार की होती हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे टाइफा का पादप है, टाइफा के पादप में आप देखेंगे तो इसमें आप ध्यान देंगे तो वृक्ष के समान होती है। टाइफा के पादप में किस प्रकार की होती है,
वृक्ष के समान दिखाई देती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये आप ध्यान देंगे तो इनकी वर्तिकाग्र किस प्रकार की होगी, वृक्ष के समान होती है, जिसमें रोमाबीज रचनाएं उपस्थित होती हैं। तो घास के पादप में आप देखेंगे तो उसमें भी कैसी रोमाबीज रचनाएं होती हैं। घास में आप ध्यान देंगे तो किस प्रकार की रचना उपस्थित होती हैं, रोमाबीज रचनाएं उपस्थित होती हैं। तो ये इस प्रकार से वृक्ष के समान या रोमाबीज रचनाएं जो कि वायु के साथ गमन करते हुए परागकण होते हैं, उन परागकणों को आसानी से ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, वह किसमें पाया जाता है, वायु परागण में पाया जाता है। तो फर्स्ट टाइप हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, वायु परागण के बारे में। और जब परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है, वायु के माध्यम से होता है, वायु परागण कहेंगे। इस प्रकार के परागकण होते हैं वो हल्के, छोटे, शुष्क एवं चिकने होते हैं और वायु परागित पुष्प होते हैं। उन पुष्पों की वर्तिकाग्र में भी अनुकूलताएं पाई जाती हैं, जैसे टाइफा के अंदर वृक्ष के समान एवं घास में रोमाबीज रचनाएं उपस्थित होती हैं। तो ये बात ध्यान रखनी हमें किस बारे में, वायु परागण के बारे में, फर्स्ट टाइप के बारे में। सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जल परागण के बारे में। जब परागकणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है, जब परागकणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है, परागकणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, जल द्वारा। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम जल परागण कहते हैं। जब परागकण होंगे वह जल के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, जल परागण कहा जाता है। यानी जब परागकणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से होगा उसे जल परागण कहेंगे। और जल परागण होता है 2 प्रकार से हो सकता है। जल परागण कितने प्रकार का हो सकता है, जल परागण 2 प्रकार से हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। 2 प्रकार से हो सकता है, ध्यान दें। जल परागण कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। एक तो आप ध्यान देंगे तो जल की सतह पर परागण हो सकता है या दूसरा जल की सतह के भीतर हो सकता है। तो आप ध्यान देंगे पहला परागण वो ध्यान रखना, अधोजल परागण। कौन सा ध्यान रखना आपको, अधोजल परागण। फर्स्ट टाइप कौन सा ध्यान रखना, अधोजल परागण। यहाँ जैसे हम क्या कहेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाता है। हाइपोहाइड्रोफिली या जो अधोजल परागण होता है, इस प्रकार के परागण में जो परागण की क्रिया होगी वह जल के भीतर होती है। यानी इसमें परागण की क्रिया होगी, इसमें परागण की क्रिया जल के भीतर होती है, इसमें परागण की क्रिया जल के भीतर होती है। यानी इसमें परागकणों का स्थानांतरण होगा जल के भीतर से होता है, यानी इसमें परागण की क्रिया जल के भीतर होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधोजल परागण कहा जाता है। तो इसमें परागण की क्रिया किसके भीतर होगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत जो परागण की क्रिया होती है वो जल के भीतर होती हैं, जल के अंदर होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधोजल परागण कहा जाता है। ऐसा किसमें देखा जाता है, तो आप ध्यान देंगे नाजास में इस प्रकार का देखा जाता है, और आप ध्यान देंगे तो सिरोटोफिलम में इस प्रकार का देखा जाता है। तो नाजास हो गया, सिरोटोफिलम हो गया, इन पादपों के अंदर आप ध्यान देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, अधोजल परागण होता है। यानी परागण की क्रिया होगी वह जल के भीतर होती हैं, जल के अंदर डूबी हुई अवस्था में होती हैं। और जल के अंदर डूबी हुई अवस्था में जब परागण की क्रिया होती है तो उस प्रकार की परागण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार की परागण की क्रिया को हम अधोजल परागण कहा जाता है। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया अधोजल परागण। दूसरा आप ध्यान देंगे अधिजल परागण, यानी जब परागण की क्रिया है वो जल की सतह पर होती है। जब परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है, जब परागण की क्रिया जल की सतह पर होती हैं, परागण की क्रिया जल की सतह पर होती हैं, जल की सतह पर होती हैं, सतह पर होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिजल परागण कहा जाता है। यहाँ से हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है एपी हाइड्रोफिली कहा जाता है। तो इसे हम एपी हाइड्रोफिली, यहाँ से हम क्या कहेंगे, अधिजल परागण कहा जाता है। और इस प्रकार का किस में देखा जाता है, तो एक प्रसिद्ध उदाहरण है वो आपको ध्यान रखना है, वेलिसिनेरिया में इस प्रकार का देखा जाता है। तो वेलिसिनेरिया में इस प्रकार का देखा जाता है, और वेलिसिनेरिया में एक विशेष प्रकार की परागण क्रिया होती है। इसके अंदर आप ध्यान देंगे तो जो होते हैं वो पूर्वता पाई जाती है, अर्थात नर पुष्प होते हैं वो अलग होते हैं, मादा पुष्प अलग होते हैं, और नर पुष्प होते हैं वो पहले परिपक्व होते हैं। और नर पुष्प पहले परिपक्व होकर के और टूट करके और जल की सतह पर तैरते रहते हैं, तथा मादा पुष्प भी होता है वह वृद्धि करके जल की सतह पर आ जाता है। जब तैरते हुए नर पुष्प होते हैं वह मादा पुष्प टकराते हैं तो वे उनमें प्रस्फुटन हो जाता है, स्फुटन हो जाता है, और स्फुटन होने के फलस्वरूप परागकण होंगे, वे परागकण जो वर्तिकाग्र होती है उसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं एवं परागण की क्रिया संपन्न
हो जाती है। तो इस प्रकार की परागण की क्रिया वो जल की सतह पर होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिजल परागण कहा जाता है, एपिहाइड्रोफिली कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, अधिजल परागण के बारे में। और आप ध्यान दें कि सभी जलीय पादप होते हैं उनमें जल परागण होना जरूरी नहीं है। यहाँ एक नोट डाल के आप लिखेंगे कि सभी जलीय पादपों में जल परागण होना आवश्यक नहीं है। सभी जलीय पादपों में जल परागण होना आवश्यक नहीं है। जल परागण होना कोई जरूरी नहीं है, जल परागण होना आवश्यक नहीं है। यानी सभी जलीय पादप होते हैं उनके अंदर जल परागण होना आवश्यक नहीं है। उनमें जरूरी नहीं है कि जलीय पादप उनमें जल परागण ही होगा। उसमें आप उदाहरण ध्यान देंगे, जैसे आप ध्यान देंगे निम्फिया में, और निम्फिया के पादप में आप ध्यान देंगे तो कीट परागण होता है। निम्फिया के पादप में कौन सा परागण होता है, कीट परागण होता है। जबकि जलीय पादप है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जलीय पादप होने के फलस्वरूप इनमें जल परागण ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से और ध्यान देंगे पोटामोजिटोन के अंदर भी आप देखेंगे तो इसमें वायु परागण होता है। पोटामोजिटोन के अंदर कौन सा परागण होगा, वायु परागण होता है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा परागण, वायु परागण, तो वायु के माध्यम से होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जलीय पादप होते हैं उनके अंदर कौन सा परागण हो, जल परागण हो। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, कि जल परागण किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। तो जब परागकणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है तो उसे हम जल परागण कहेंगे। जल परागण दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं, अधोजल परागण या अधिजल परागण। जब परागण की क्रिया जल के भीतर होती है, डूबी हुई अवस्था में होती है, तो उसे हम अधोजल परागण कहते हैं। ऐसा किसमें देखा जाता है, तो नाजास में इस प्रकार का देखा जाता है, सेरोटोफिलम में इस प्रकार का देखा जाता है। और आप ध्यान देंगे तो जोस्टेरा में भी इस प्रकार का देखा जाता है, जोस्टेरा के पादप में। तो नाजास, सेरोटोफिलम और जोस्टेरा में अधोजल परागण होता है। दूसरा आप ध्यान देंगे अधिजल परागण। इस जब परागकण में होते हैं वह परागकण जल के सतह पर आकर के और मुक्त हो जाते हैं और सतह पर ही परागण की क्रिया संपन्न होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिजल परागण कहा जाता है। और ऐसा किसमें देखा जाता है, वेलिस्नेरिया के पादप में इस प्रकार का देखा जाता है। पर यहाँ एक शर्त ध्यान रखनी है कि सभी जलीय पादप होते हैं उनमें जल परागण होना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। यानी जलीय पादप जैसे निम्फिया है तो उसके अंदर कीट परागण हो रहा है, पोटेमोजिटोन है तो उसके अंदर वायु परागण हो रहा है, इसके अतिरिक्त मैरियोफिलम पादप है उसके अंदर भी वायु परागण होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, सेकेंड टाइप का जल परागण के बारे में। अब उसके बाद हम देखेंगे थर्ड टाइप का, और थर्ड टाइप है वो कौन सा है, कीट परागण। तो कीट परागण के बारे में ध्यान दें, कीट परागण किसे कहेंगे, जब परागकणों का स्थानांतरण होता है विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के कीटों के माध्यम से होता है। विभिन्न प्रकार के कीट जैसे आप ध्यान देंगे तो उसमें आप ध्यान रख सकते हैं मधुमक्खी, या आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है मधुमक्खी के अतिरिक्त वो आपको ध्यान रखना है भौरे, या इसमें आप ध्यान रख सकते हैं तितली, या इसमें आप ध्यान रख सकते हैं बीटल, या इसमें आप ध्यान रख सकते हो भृंग, या इसमें आप ध्यान रख सकते हो वेस्प। ये सारे इस प्रकार के कीट होते हैं। इत्यादि कीटों द्वारा होने वाला परागण, इत्यादि कीटों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, वो कीट परागण कहलाता है। तो इस प्रकार का परागण जिसमें विभिन्न प्रकार के कीट जैसे मधुमक्खी, भौरे, तितली, बिटल, भृंग, वेप्स इत्यादि भाग लेते हैं, इत्यादि के द्वारा परागण की क्रिया होती है, उसे हम क्या कहेंगे, कीट परागण कहा जाता है। और 80% कीट परागण होता है, कीट परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। 80% कीट परागण किसके द्वारा होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मधुमक्खियों द्वारा होता है। तो इस प्रकार से 80% कीट परागण होगा वो किसके द्वारा होगा, मधुमक्खियों द्वारा होता है। ये आपको ध्यान रखना हनी बी द्वारा होता है। तो 80% परागण होगा वो किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है। और आप ध्यान देंगे तो कीट परागित पुष्प होते हैं, ये पुष्प कीट परागित पुष्प किस प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कीट परागित पुष्प होते हैं। इन पुष्पों की कुछ विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। ये कीट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना रंगीन होते हैं। और आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार के कीट होते हैं वह जो पुष्प होते हैं वो आकर्षक होते हैं, रंगीन होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, आकर्षक होते हैं। और आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार के कीट होते हैं वह जो पुष्प होते हैं वो पुष्प गंध युक्त होते हैं। और आप ध्यान देंगे मकरंद युक्त होते हैं, गंध युक्त होते हैं। और किस प्रकार के होते हैं,
मकरंद युक्त होते हैं। और इस प्रकार के पुष्प होंगे, उन पुष्पों में गंध मकरंद युक्त और रंगीन होने के कारण से और चमकदार होने के कारण से कीटों को आकर्षित करेंगे और कीट आकर्षित होकर पुष्पों पर बैठ जाते हैं और इन कीटों के शरीर से जो है वो परागकण चिपक जाते हैं, जिसके माध्यम से दूसरी वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। इसमें आप ध्यान देंगे तो किन पादपों में इस प्रकार का देखा जाता है, तो उदाहरण ध्यान दें तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं साल्विया का उदाहरण, और साल्विया में इस प्रकार का कीट परागण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान देंगे विभिन्न प्रकार के आर्किड्स होते हैं, उनके अंदर भी इस प्रकार का देखा जाता है। और सबसे अधिक परागण की क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है, कीटों के माध्यम से ही होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, कीट परागण के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। विभिन्न प्रकार के कीट जैसे मधुमक्खी है या भौरे हैं या आप ध्यान देंगे तितली है, बिटल है, भरंग है, उनके अंदर आप देखेंगे तो कीटों के द्वारा परागण जो है, इनके द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण कहा जाता है। अब उसके बाद में ध्यान दें अगले परागण की क्रिया, जैसे हम क्या कहते हैं, पक्षी परागण कहते हैं। यानी कुछ उष्णकटिबंधीय पादपों में उष्णकटिबंधीय पादपों में पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। यानी पक्षियों द्वारा क्या होगा, परागण होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पक्षी परागण कहते हैं। एंड कुछ उष्णकटिबंधीय पादपों में पक्षियों के द्वारा परागकण होते हैं, वे स्थानांतरित होते हैं, तो इस प्रकार के परागण की क्रिया को पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली कहा जाता है। पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली होता है, उसमें आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार के पुष्प होते हैं, ये पुष्प विशेष प्रकार के अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये पुष्प होते हैं, ये नलिकाकार हो सकते हैं। किस प्रकार के हो सकते हैं, नलिकाकार हो सकते हैं। और ऐसा किसमें देखा जाता है, निकोचियाना के पादप में या तंबाकू के पादप में इस प्रकार का देखा जाता है। और आप ध्यान देंगे तो ये प्याले नुमा हो सकते हैं। किस प्रकार के हो सकते हैं, प्याले नुमा हो सकते हैं। और प्याले नुमा देखा जाता है वो कैलिस्टोमोन के अंदर देखा जाता है, तो कैलिस्टोमोन के अंदर इस प्रकार का देखा जाता है। और आप ध्यान देंगे घड़े के आकृति के, कुंभ के आकृति के, तो कुंभाकार हो सकते हैं, और ये कुंभाकार देखे जाते हैं वो एरिकेसी कुल के सदस्यों में देखा जाता है। तो किसके अंदर देखा जाएगा, इस प्रकार का एरिकेसी कुल के सदस्यों में देखा जाता है। तो ये इस प्रकार से जो पुष्प होंगे ये नलिकाकार हो सकते हैं या प्याले नुमा हो सकते हैं या किस प्रकार के हो सकते हैं, कुंभाकार हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके पुष्पों की विशेषताएं तंबाकू निकोचियनम नलिकाकार, प्याले नुमा कैलिस्टोमोन में और कुंभाकार होते हैं एरिकेसी कुल में। और ये पुष्प होते हैं, ये पुष्प आपको ध्यान रखना है, पुष्प होते हैं वे आपको ध्यान रखना रंगीन होते हैं। और आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना आकर्षक होते हैं, रंगीन होते हैं, साथ में आकर्षक होते हैं। एवं आपको ध्यान रखना ये पुष्प होते हैं मकरंद युक्त होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। तो रंगीन, आकर्षक और किस प्रकार के होंगे, मकरंद युक्त होते हैं, जिसके कारण से पक्षी होते हैं वह आकर्षित होकर के इन पुष्पों पर आकर बैठते हैं। और पुष्पों पर आकर बैठने के फलस्वरूप जो परागकण हैं, ये परागकण इन पक्षियों की चोंच या जो पंख होते हैं उन पंखों से चिपक जाते हैं। जब ये पक्षी दूसरे पुष्पों पर बैठते हैं तो वहां जाकर के ये स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होगी, उसे हम पक्षी परागण कहते हैं। और किन पादपों में पक्षी परागण देखा जाता है, तो उदाहरण ध्यान देंगे तो इस प्रकार का देखा जाता है वो सैमल के पादप में देखा जाता है, तो सैमल के पादप में देखा जाता है। और आप ध्यान देंगे तो रक्तमदार के पादप में इस प्रकार का देखा जाता है, तो सैमल के पादप में, रक्तमदार के पादप में या बिग्नोनिया के पादप में इस प्रकार का देखा जाता है। तो बिग्नोनिया, सैमल और रक्तमदार के पादप होते हैं, उन पादपों में पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पक्षी परागण कहा जाता है। फिर उसके बाद में लास्ट अगला अपन को ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है चमगादड़ परागण या जिसे सेरोप्टेरोफिली कहा जाता है। और इसके अंदर आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है कुछ पादपों के पुष्प रात्रि में खुलते हैं, कुछ पादपों के पुष्प रात्रि में खुलते हैं, पुष्प रात्रि के समय खुलते हैं, रात्रि के समय खुलते हैं। एक बात ध्यान रखनी है, कुछ पादपों के पुष्प रात्रि के समय खुलते हैं एवं अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं, एवं अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं, अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं, अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं। और आप ध्यान देंगे तो अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करने के कारण से जो चमगादड़ है वो चमगादड़ इनकी ओर आकर्षित होते हैं। एवं चमगादड़ भी कैसा होता है आपको पता होगा, चमगादड़ होता है वह रात्रिसर होता है।
रात्रिचर या निशाचर होता है, और रात्रिचर होने के कारण से परागण में सहायक होता है। होने के कारण से इन पादपों में क्या होता है, परागण में सहायक होता है, परागण में सहायता करता है। होने के कारण से परागण में कैसा होता है, सहायक होता है, सहायता करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि चमगादड़ भी रात्रिचर होता है, और रात्रिचर होने के कारण से परागण की क्रिया में सहायक होता है, सहायता करता है। ऐसा किन पादपों में देखा जाता है, तो ध्यान दें, इस प्रकार का देखा जाता है वह आप ध्यान देंगे तो कदम के वृक्ष में इस प्रकार का देखा जाता है, चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। और आप ध्यान देंगे कदम के अतिरिक्त तो कचनार के पादप में भी इस प्रकार का देखा जाता है। और आप ध्यान देंगे गोरख इमली के पादप में भी इस प्रकार का देखा जाता है। तो गोरख इमली में भी इस प्रकार का देखा जाएगा, कदम के अंदर देखा जाता है, कचनार के अंदर देखा जाता है। एवं इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे बालम खीरा के पादप के अंदर भी इस प्रकार का देखा जाता है। तो बालम खीरा हो गया, कदम हो गया, कचनार हो गया, या फिर इस प्रकार गोरख इमली हो गया, इन सभी पादपों के अंदर चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार हमें ध्यान रखना है, जो कि विभिन्न प्रकार के परागण के मेथड्स हैं, विधियां हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में आप ध्यान देंगे तो कुछ इसके अतिरिक्त भी घोंघों के द्वारा भी परागण होता है। उसमें आप ध्यान देंगे सर्प वृक्ष, जो सर्प वृक्ष होता है उसके अंदर किसके द्वारा होता है, घोंघे के द्वारा होता है। यानी आप ध्यान देंगे सर्प वृक्ष होता है उसके अंदर आप ध्यान देंगे तो किसके माध्यम से होता है, घोंघे द्वारा होता है। और आप ध्यान देंगे जो है वो आपको ध्यान रखना है, इस सैमल के पादप में आप ध्यान देंगे तो इसके अंदर होता है वो गिलहरी के माध्यम से होता है, या गुलमोहर के अंदर भी गिलहरी के माध्यम से होता है। तो गुलमोहर एवं सैमल के पादप होते हैं उनके अंदर गिलहरी के माध्यम से होता है, गिलहरी के माध्यम से भी परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते, गुलमोहर में गिलहरी के माध्यम से और सर्प वृक्ष में घोंघे के माध्यम से भी पर परागण की क्रिया विधि संपन्न होती है। तो ये थी पर परागण की विभिन्न प्रकार की विधियां। एक बार वापस से देख लीजिए कि पर परागण की कौन कौन सी विधियां हैं। उसमें आप ध्यान देंगे कि पर परागण होता है उसमें परागकणों का स्थान किसी न किसी बाह्य साधन के द्वारा होगा, माध्यम के द्वारा, युक्ति के द्वारा होगा। और ये माध्यम होते हैं 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो जैविक हो सकते हैं या किस प्रकार के हो सकते हैं, अजैविक प्रकार के हो सकते हैं। अजैविक में आप ध्यान देंगे तो वायु और जल होता है, जबकि जैविक में कीट है, पक्षी है, या चमगादड़ हो सकते हैं, या गिलहरी हो सकती है। तो इस प्रकार के आपको ध्यान रखने हैं। इन साधनों के आधार पर परागण है उसको कितने प्रकारों में बांटा गया, तो ये 5 प्रकारों में बांटा गया है। पहला आप ध्यान देंगे वायु परागण, ये अबायोटिक साधन है, और जब परागकणों का स्थान तो वायु द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वायु परागण कहा जाता है। इस प्रकार के परागण की क्रिया में परागकण हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं एवं चिकने होते हैं। और वायु परागित पुष्प होते हैं, उन पुष्पों की वर्तिकाग्र में भी अनुकूलताएं पाई जाती हैं। जैसे आप टाइफा के बारे में देखेंगे तो वृक्ष के समान संरचना दिखाई देती है, जबकि घास में कैसा देखा जाता है, रोमावी संरचना, जिसके कारण से वायु में तैरते हुए परागकण उनको आसानी से ग्रहण कर सके। यहाँ जल परागण में जब परागकणों का स्थान जल के माध्यम से होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, जल परागण कहते हैं। 2 प्रकार से हो सकता है, अधोजल परागण या अधिजल परागण। अधोजल परागण का मतलब इसमें परागण की क्रिया होगी वो जल की भीतर होती है, जल के अंदर डूबी हुई अवस्था में होती है, जल निगमन अवस्था में होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधोजल परागण कहा जाता है, या हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाता है। नाजास के अंदर, सिल्टोफिलम के अंदर, जोस्टेरा के अंदर इस प्रकार का देखा जाता है। फिर अधिजल परागण, जब परागण की क्रिया होगी वो जल की सतह पर होती है, ऐसा वेलिसिनेरिया में देखा जाता है। और मैंने आपको बताया भी था वेलिसिनेरिया होते हैं उसके पराग जो कण होंगे वो जल की सतह पर तैरते हुए वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कीट परागण, विभिन्न प्रकार के कीट जैसे मधुमक्खी, भौरे या तितली, बिटल, भृंग, वेब्स इत्यादि के द्वारा होने वाले परागण को हम क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। 80% कीट परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है। और इस प्रकार के आप ध्यान देंगे तो कीट परागित पुष्प होते हैं वो रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं, गंध युक्त होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। और इस प्रकार के परागकण होते हैं वे भी चिकने होते हैं। और ये आपको ध्यान रखना किस में देखा जाता है, साल्विया में, आर्किड्स में, अन्य अधिकांश पादपों में, यानी सबसे अधिक परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है। पक्षी परागण में आप ध्यान देंगे कुछ उष्णकटिबंधीय पादपों में पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। ये पुष्प होते हैं नलिकाकार हो सकते हैं जैसे तंबाकू या निकोचियाना में, और कैलेनोमा जैसे कैलिस्टोमोन में, कुंभाकार जैसे एरिसिकेसी कुल के सदस्य में होता है। और इसमें पुष्प होते हैं वह रंगीन, आकर्षक मकरंद युक्त है, जिससे कीट जो पक्षी है वो आकर्षित होकर के और इन पुष्पों पर बैठते हैं, जिनके माध्यम से परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। सैमल में, रक्तमदार में, बिग्नोनिया में इस प्रकार का देखा जाता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है चमगादड़ के द्वारा परागण, तो कुछ पादपों में पुष्प रात्रि में समय खुलते हैं और अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं। और चमगादड़ भी रात्रिसर होने के कारण से परागण की क्रिया में सहायक होता है। ऐसा किसमें देखा, कदम, कचनार, गोरख इमली और बालम क्रिया में देखा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे परागण की क्रियाविधि है वो संपन्न होती है। परागण किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है और उसकी विधियां कौन कौन सी है।
फिर उसके बाद में अगले वीडियो हम पढ़ेंगे इनकॉम्पेटिबिलिटी या अनिश्चितता किसे कहते हैं, असंगतता किसे कहा जाता है और किस प्रकार से होती है। थैंक यू।